चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एनर्जी। ये चैप्टर हम लोगों को देखना है, एनर्जी चैप्टर। सबसे पहले देखें कि इस चैप्टर में हम लोग किसके विषय में जानने वाले हैं, किसके विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में जब मैं लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने बताया था कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एनर्जी तथा एनर्जी इंटरेक्शन के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, और एनर्जी के रूप में दो चीज़ें थी हमारे पास, हीट और दूसरा। तो इस चैप्टर में हम लोग हीट और वर्क के रिलेटिव पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, हीट को बेसिकली हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। हीट क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के रूप में हम हीट को जानते हैं। कोई भी जो हीट होती है उसको हम एज अ थर्मल एनर्जी कंसिडर करते हैं। ठीक है, और वर्क में बेसिकली हमारी मैकेनिकल एनर्जी आती है तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी होती है इनको बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क भी कहते हैं। ठीक ना, इस चैप्टर में हीट तथा वर्क के अलावे हम लोग डिफरेंट टाइप की एनर्जी के बारे में जानेंगे, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मैकेनिकल का जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। आगे चलकर जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उस फर्स्ट लॉ में भी हमें इंटरनल एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। ठीक ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कौन सी एनर्जी की? इंटरनल एनर्जी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा एनर्जी की क्लासिफिकेशंस को समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहले क्लासिफिकेशन में हम लोग एनर्जी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में देखेंगे। फिर अगले क्लासिफिकेशन में हम लोग एनर्जी को हाई ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लो ग्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी के क्लासिफिकेशंस के रूप में देखेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। ठीक ना, प्रेशर एनर्जी क्या होती है, फ्लो एनर्जी क्या होती है। ठीक ना, इसके अलावा सेंसिबल एनर्जी क्या होती है, लेटेंट एनर्जी क्या होती है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हैं जिनके बारे में हमें यहाँ स्टडी करने हैं। इसके बाद जब हम इन सारी एनर्जीज के बारे में जान लेंगे तब हम एक कोई सिस्टम कंसिडर कर लेंगे, लाइक क्लोज सिस्टम। हमने 3 सिस्टम पढ़ा, क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड। और क्लोज सिस्टम लेकर के हम क्या करेंगे, उसके लिए वर्क की वैल्यू निकालेंगे। क्लोज सिस्टम में कितना वर्क। एक बार जब हम क्लोज सिस्टम का वर्क निकाल लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसे अलग अलग प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। लाइक क्लोज सिस्टम का वर्क रहेगा, लेकिन एक बार हम लेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, एक बार हम लेंगे आइसोबेरिक, फिर आइसोथर्मल, एडीएफ, ऐसे करके अलग अलग प्रोसेसेस के लिए भी हम वर्क फाइंड आउट करेंगे। सेम यही काम किसके लिए करेंगे? हीट के लिए। ठीक ना, हीट का जो ट्रांसफर है उसको फाइंड आउट करेंगे। अलग अलग प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होता है ये चीज़ें हम लोग निकालेंगे। बात समझ में? तो इस चैप्टर में हमें इन चीज़ों के बारे में सीखना है। शुरुआत करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी, हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि एनर्जी हर वो चीज़ है जिसके पास क्षमता हो, एबिलिटी हो टू मेक सम चेंज, बदलाव करने की चेष्टा करे या जो क्षमता रखे उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है भाई? जूल। जूल जो होता है, जूल, 1 जूल इसके बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। जूल हमारा यूनिट है किसकी? एनर्जी। ठीक ना,
एनर्जी से ही एक रिलेटेड टर्म है पावर। पावर क्या होता है भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक ना, या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर। तो जैसे ही हम रेट की बात लाते हैं ना, रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एनर्जी का ट्रांसफर किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो जब हम कहते हैं कि पावर क्या है, दैट इज इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कह सकते हैं या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क कर सकते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा भाई? पावर का यूनिट है वाट, ठीक ना। और 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर, बात समझ में आ रही है? वर्क पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। और जूल को आप क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर अपॉन। इसी को आप क्या कहते हैं? वाट। बात समझ में आ रही है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट, या सिंपली कह सकते हैं जूल पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। क्लियर है ना? एनर्जी को अगर हम क्लासिफाई करें तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन आता है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझेंगे कि मैक्रो में स्पेलिंग क्या यूज हुआ है भाई? MACRO। एनर्जी को बेसिकली स्टडी पर्पस के लिए हम कितने भाग में बांटते हैं? 2। MACRO मैक्रोस्कोपिक और दूसरा MICRO मैक्रोस्कोपिक एनर्जी और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। समझते हैं कि इन दोनों को क्यों लिया गया और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े लेवल पे। मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे, और माइक्रो का मतलब छोटे लेवल। बस समझने के लिए इतनी बातों को ध्यान रखना है। मैक्रो का मतलब है बृहद लेवल पर, ठीक ना, बड़े स्तर पे, और माइक्रो का मतलब है छोटे स्तर, ठीक है। ध्यान दें, यदि किसी सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो, हाँ जी अभी क्लास शुरू हुई है, सोना नहीं है, बात समझ में आ रही है? यदि किसी सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण है, बात समझ में आ रही? किसके कारण? आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। इंटरनल रीजन के कारण नहीं। यदि किसी सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल रीजन के कारण आए तो उसे हम क्या कहेंगे? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइक एक मेटल के टुकड़े को, आयरन के टुकड़े को एक मैग्नेट अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है। तो मेटल के टुकड़े के पास काइनेटिक एनर्जी आई, उसका कुछ मोशन हुआ, ये किसके कारण आई? किसके कारण आई भाई? एक्सटर्नल रीजन। कोई मैग्नेटिक फील्ड था जिसने उस बॉडी को अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट किया, जिसके कारण उसके अंदर क्या आया? मोशन आया, काइनेटिक एनर्जी आई। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई बॉडी के अंदर, मेटल के टुकड़े के अंदर, ये किसके कारण आया? आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाहर कुछ ऐसा था जिसने बॉडी के अंदर एनर्जी डेवलप कर दी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर मोशन हो रहा है तो मोशन के कारण कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन जिम्मेदार है? मैग्नेटिक फील्ड, जो बॉडी के आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था। तो यदि किसी बॉडी के पास कोई भी एनर्जी आती है, चाहे वो काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, किसके कारण? बाह्य रीजन के कारण, एक्सटर्नल रीजन के कारण, इंटरनल रीजन के कारण नहीं, एक्सटर्नल रीजन के कारण, तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? लाइक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, ग्रेविटी के कारण,
किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी करंट कहाँ आ रही है? नीचे। उसके पास कुछ मोशन है उस बॉडी के पास, ठीक है। तो इस मोशन के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? ग्रेविटी। तो इस एनर्जी के, ये जो एनर्जी आई ये आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण आ रही है। या तो ग्रेविटी हो सकता है, या कोई मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकता है। तो किसी भी एक्सटर्नल रीजन के कारण यदि किसी सिस्टम के पास कोई एनर्जी आती है तो उस एनर्जी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी आएगी भाई? काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। अगर मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन के कारण आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ एग्जांपल में हम ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और जो हम कह रहे हैं कि आउटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या बाह्य रीजन के कारण, तो रीजन क्या है? रीजन है ग्रेविटी, रीजन है मैग्नेटिक फील्ड, रीजन है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो यानी किसी सिस्टम के पास यदि कोई एनर्जी उत्पन्न होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, तो उस एनर्जी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मैक्रोस्कोपिक कैटेगरी में रखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं माइक्रो का मतलब मैंने क्या बताया? छोटे लेवल। और सबसे छोटा लेवल हमें क्या देखने के लिए मिलता है? मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे ही तो जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर एनर्जी। जब हम सबसे छोटे रूप की बात करते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब है वो एनर्जी जो किस लेवल पे हो? माइक्रो लेवल पे हो, दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल पे हो। अब कहेंगे सर मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी कहां से आ गई भाई? आती है, आप लोगों ने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा है कि जो भी चीजें बनी हुई हैं सबसे छोटा हिस्सा मैटर का कौन सा है? एटम। और एटम की संरचना कैसी होती है भाई? बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन मौजूद होते हैं? न्यूट्रॉन तथा, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आउटर ऑर्बिट में। हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस होते हैं, कुछ मास होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है उसके पास मास है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना? होगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस लेवल पे है? मॉलिक्यूलर लेवल पे। हमने ये भी पढ़ा है कि केमिकल बॉन्ड होते हैं और जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक ना? काइनेटिक एनर्जी समझ में आई? मॉलिक्यूलर लेवल पे काइनेटिक एनर्जी होती है। किसके कारण भाई? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आउटर ऑर्बिट्स में। जब भी न्यूक्लियस टूटता है तो न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, या फिर न्यूक्लियर जुड़ते हैं तो भी न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। इसी पे आगे चल करके हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस मिले, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब भी एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस जुड़े या एक टूट करके किस में जाए? दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो, तब कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल होती हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी। सेंसिबल एनर्जी क्या है? अच्छा, सेंसिबल वर्ड समझते हैं? ऐसी एनर्जी जिसको आप सेंस कर सके, जिसे क्या कर सके? महसूस कर सके, सेंस कर सके। और एक होती है लैटेंट एनर्जी, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, ये छुपी हुई होती है। इसको आपने 10वीं क्लास तक गुप्त ऊष्मा के रूप में पढ़ा होगा, पढ़ा है? लैटेंट मतलब गुप्त, जो छुपा हुआ है। ये कहाँ देखने के लिए मिलती है लैटेंट की? जब भी क्या होता है? फेज चेंज होता है, स्टेट में परिवर्तन होता है। लिक्विड जब गैस स्टेट में जाता है या सॉलिड जब वेपर स्टेट में जाता है, ठीक ना? जब भी फेज चेंज होता है तो हमें कौन सी एनर्जी देखने के लिए मिलती है? लैटेंट एनर्जी देखने के लिए मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो फिलहाल अभी हमारा टॉपिक मैक्रो और माइक्रो। तो माइक्रो लेवल पे हमें क्या क्या देखने के लिए मिल गया भाई? काइनेटिक एनर्जी मिला। कहीं काइनेटिक एनर्जी वह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? घूमता है और उसका मास है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv²। तो उसके कारण क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आएगी।
न्यूक्लियस एनर्जी आएगी, बात समझ में आ रही है? लैटेंट एनर्जी आएगी, सेंसिबल एनर्जी जुड़ा हुआ है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे हम किसी मैटर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ते जाती है। उसे हम कहते हैं सेंसिबल एनर्जी। सेंसिबल एनर्जी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर। अगर कोई गैस ले ले हम और उसको क्या करना शुरू कर दें, गर्म करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक ना। और कौन सी एनर्जी होगी भी, सेंसिबल, लैटेंट। बात समझ में आ रही है? ये सारी एनर्जी किस लेवल पे है, एट मॉलिक्यूलर। बात समझ में आ रही? मॉलिक्यूलर लेवल पर इतने तरह के एनर्जी, इसमें स्पिन भी होता है, स्पिन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स स्पिन भी करते हैं, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सेंसिबल एनर्जी, लैटेंट एनर्जी, ये सारी एनर्जी के रूप किस स्तर पे अवेलेबल है भाई, मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी बहुत ही छोटे लेवल पे। सर काइनेटिक एनर्जी दोनों में? हाँ, अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी अलग रीजन से है। ये जो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी आई, ये किसके कारण आई, आउटर फ्रेम ऑफ, बाह्य रीजन के कारण, एक्सटर्नल रीजन के कारण यदि बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी आती है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मैक्रोस्कोपिक। लेकिन यदि काइनेटिक एनर्जी इंटरनल रीजन के कारण हो, एक्सटर्नल का कोई रोल ना हो, इंटरनल, अब कहें कि इंटरनल लेवल का मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो बॉडी के कहाँ है, मैटर के कहाँ है, अंदर है, उसको एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं, तो वहां इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण काइनेटिक एनर्जी आई, तो वहां भी काइनेटिक एनर्जी और यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी। बट ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ये एक्सटर्नल रीजन के कारण आ रही है, और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आई है उसके कारण आई है, इंटरनल रीजन के कारण आई है। अंदर समझ में आ रहा है? तो इसे हम लोग कहते हैं मैक्रो और इसे हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब इतना से इसको कोरिलेट करता है किससे, मॉलिक्यूलर लेवल से। जो भी एनर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे उपलब्ध है वो सब किस कैटेगरी में आएगी, माइक्रोस्कोप। मैंने कहा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, बताया ना जी। हम लोग सभी लोग घर से कुछ ना कुछ खा के आए, हम खाना क्यों खाते हैं भी, इंटरनल एनर्जी के लिए। हम जो भोजन करते हैं उससे हमको क्या मिलती है, ताकत मिलती है, वही हमारी क्या है, इंटरनल एनर्जी। और जब हम लोग वर्क करते हैं तो कौन सी ऊर्जा खर्च करते हैं, इंटरनल एनर्जी, तभी तो भूख लगती है। हम घर से खाना खा के आए और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो मेरी कुछ एनर्जी कम होगी। कौन सी एनर्जी कम होगी भाई, इंटरनल एनर्जी। जो मैंने खाया पिया था वो कंज्यूम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें कुछ एनर्जी मिलती है, वो कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। और जब हम वर्क, हाँ क्या पोटेंशियल एनर्जी का, हाँ हाँ देखिए इसको समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पानी को हमने क्या कर दिया, ऊंचाई पर रख दिया तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। किसके कारण, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। डैम देखा है, डैम में पानी ऊंचाई पे इकट्ठा करते हैं और वहां से पानी को कहाँ लेके आते हैं, नीचे। तो वहां पे जो पानी इकट्ठा है डैम में, उसके पास कौन सी एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है। और नीचे हम हाइड्रोलिक टरबाइन लगा करके उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हर जगह इन चीजों को हम देख सकते हैं। क्लियर है? अभी मैं बता क्या रहा था, हाँ इंटरनल एनर्जी, ठीक ना। तो भाई इंटरनल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है। जो हम लोगों ने खाना खाया, मैं रोटी खा के आया हूं, उससे मुझे कौन सी एनर्जी मिली। तो अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है भाई, क्या है ये, किस तरह की एनर्जी है, माइक्रोस्कोपिक। खाना हमने अंदर खाया ना, और वो उस खाने से
जब वो खाना पेट में जाके पचता है तो उससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है और ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचती है। बात समझ में आ रही है? तो इंटरनल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और इंटरनल एनर्जी क्या है भाई? ये जितनी भी एनर्जी है उन सभी को हम क्या कर दें, सभी को क्या कर दें, जोड़ दें। जितनी भी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब हम इन सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये फाइनली क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे कि इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी एनर्जी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उपलब्ध होती है, जब हम इन सभी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो फाइनल रूप में जो एनर्जी हमें मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? इट इज द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द सम ऑफ all the microscopic form of energy is called internal energy and it is denoted by, बात समझ में आ रही है कि इंटरनल एनर्जी है क्या? क्लियर है? तो यहां से हमने सीखा मैक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या है और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी क्या है, और ये भी जाना कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक एनर्जी हैं, यदि इन सभी को हम जोड़ दें तो कंबाइनली इनको हम एक नाम से जानते हैं और उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? इस इंटरनल एनर्जी में दो टर्म और भी हैं, सेंसिबल एनर्जी और एक है लैटेंट एनर्जी। ये जो सेंसिबल एनर्जी है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, काइनेटिक। सेंसिबल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। सेंसिबल एनर्जी किसके साथ जुड़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और काइनेटिक एनर्जी किसके साथ जुड़ी हुई है, टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे हम किसी गैस को हीट अप करते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, सेंसिबल एनर्जी। तो सेंसिबल एनर्जी, अगर कोई पूछे कि सेंसिबल एनर्जी क्या है, तो सेंसिबल एनर्जी इज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। सेंसिबल एनर्जी किसका हिस्सा है भाई? ये सभी लोग किसका हिस्सा है? तो हम कह सकते हैं कि सेंसिबल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का वो हिस्सा है जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के साथ जुड़ा होता है। और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किसके साथ जुड़ी है, टेम्परेचर के साथ। तो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और उसके कारण सेंसिबल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। बात समझ में आई? दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है लैटेंट एनर्जी। ठीक ना? जैसा अभी हमने डिस्कस किया, लैटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, गुप्त। ये आप देख रहे, सेंसिबल का मतलब इसे हम सेंस क्या कर सके, सेंस करने का मतलब महसूस कर सके। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उसको फील कर पाते हैं कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लैटेंट हीट या लैटेंट एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है ना, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी यहां से एक चीज और सीखने के लिए मिलती है कि लैटेंट एनर्जी या लैटेंट हीट हमेशा हमें वहां देखने के लिए मिलता है जहां पर फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, यानी फेज चेंज हो रहा हो। पानी भाप बन रहा हो या बर्फ पानी बन रहा हो, तो फेज क्या हो रहा है, फेज हमारे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब भी फेज चेंज होता है एक स्टेट से, गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, जब भी ऐसी चीजें होती हैं, जब भी फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वहां हमें कौन सी एनर्जी देखने के लिए मिलती है, सिर्फ वहीं पे हम लैटेंट को देख सकते हैं। और इसीलिए इसका नाम क्या है, गुप्त। यानी ये छुपा हुआ, वहां पर हम इसको ना तो देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? महसूस क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि जब इस एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लैटेंट हीट जब दी जाती है,
तब ना तो टेम्परेचर में चेंज होता है और ना ही प्रेशर में चेंज होता है। फेज चेंज ऑलवेज अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। जब भी फेज का बदलाव होगा तो दो चीजें बिल्कुल नियतांक कांस्टेंट रहेंगी, एक होगा टेम्परेचर और दूसरा होगा प्रेशर। जब हम ये कहते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, फेज चेंज कितने पे हो रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक चीज हम बताते नहीं हैं और वो है प्रेशर। अगर 100 डिग्री पे फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर तो फिक्स हो गया 100 डिग्री, बट प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खुले में पानी को गर्म कर रहे हैं ना, तो प्रेशर ऊपर से कितना एटमॉस्फेयर का? 1। तो ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है और ना ही टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर को चेंज कर देंगे तो टेम्परेचर भी अपने आप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी यदि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दें तो उसी के रिस्पेक्ट में आपका बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या होगा? चेंज होगा। आप कहते हैं कि पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन पानी 40 डिग्री पे भी बॉयल हो सकता है, आसानी से हो सकता है। करना क्या होगा? प्रेशर को कम कर देना। 100 डिग्री पे पानी तब बॉयल होता है जब प्रेशर कितना हो? 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन आप चाहते हो कि खौलते हुए पानी में आप अपना हाथ डाल दो और हाथ न जले, तो बहुत आसान है, आप प्रेशर को क्या कर दो? कम कर दो। जैसे ही प्रेशर कम होगा, एक समय के बाद 40 डिग्री टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगा? वाटर बॉयल करने लगेगा और उसके अंदर आप हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री से। खुले बर्तन में हमने पानी को बॉयल किया और जब पानी बॉयल होने लगा तो हमने फ्लेम को क्या कर दिया? और बढ़ा दिया, ये सोच के कि पानी का टेम्परेचर 200 डिग्री हो जाएगा। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कितना भी फ्लेम तेज कर लें, आप प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं ना। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो उसके लिए बॉइलिंग कितने पे होगा? 100 डिग्री। पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर होने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? सिर्फ उसका रेट, अगर आप फ्लेम को बढ़ाएंगे तो जो रेट ऑफ एवोपरेशन है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो 1 लीटर पानी को शुरुआत में 10 मिनट समय लगता था, वो 5 मिनट में ही क्या हो जाएगा? एवोपरेट हो जाएगा। बट टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर को चेंज करना है तो किसे चेंज करना होगा? प्रेशर। अगर खुले बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो लैटेंट हीट हमें हमेशा वहां देखने के लिए मिलता है जहां पर क्या हो गई? जहां पर फेज चेंज हो रहा हो, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो। कोई भी मैटर एक फेज से दूसरे फेज में जा। लैटेंट हीट फेज कितने हैं भाई? 3। तो लैटेंट हीट भी कितने तरह का होगा? 3। पहला, सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से हम लोग बर्फ बनाते हैं घर में, पानी से बर्फ बनाते हैं, तो वहां पे जो लैटेंट हीट होता है उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमें हमेशा वहां देखने के लिए मिलता है जहां सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड। एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड टू वेपर, या उल्टा कर लें, वेपर टू लिक्विड। सिर्फ नाम बदल जाएगा। अगर वेपर से लिक्विड होता है तो उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंस कराना, कंडेंस कराने का मतलब वेपर से किस में ले आना? लिक्विड में ले आना। और वेपराइजेशन का मतलब है लिक्विड से किस में ले जाना? वेपर में ले जाना। तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बट टर्म अलग यूज करते हैं। जब लिक्विड से वेपर जाते हैं तो कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और जब वेपर से लिक्विड में आते हैं तो इसको कहते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंस कराते हैं। और एक और भी होता है सॉलिड टू वेपर, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक ना? एक वर्ड यूज करते हैं क्या? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है भाई? क्या होता है? सॉलिड से बिना लिक्विड बने हुए सीधे क्या बन जाना? कपूर देखा है? कपूर को रखो तो वो सीधे क्या हो जाता है? कपूर है तो सॉलिड ना, लेकिन वो सीधे एवोपरेट होकर क्या बन जाता है?
वेपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। नेफ्थलीन बॉल, फिनाइल की गोली देखिए, वॉशरूम में रखी रहती है, वो देखो उसका आकार धीरे धीरे क्या होता रहता है? छोटा होते जाता है। यानी वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? डायरेक्टली वेपर में। वो लिक्विड नहीं बनता। घरों में भी कई जगह बक्सों अलमारी में रखा रहता है नेफ्थलीन बॉल, फिनाइल की गोली। तो उसके साथ कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सब्लिमेशन। ठीक है ना? यानी वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर। बात समझ में आ रही है कि सब्लिमेशन क्या होता है? ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। इसके साथ ही हमने सीखा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सेंसिबल एनर्जी क्या होता है और लैटेंट एनर्जी क्या होता है। ठीक ना? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ब्रांच मैकेनिकल है। और जब हमसे कोई पूछ देता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है तो हम घबरा जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी का वो स्वरूप या वो रूप होता है जिसे कंप्लीटली एंड डायरेक्टली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्क में कर सकते हैं। हर वो एनर्जी जिसे कंप्लीटली और डायरेक्टली हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एन आइडियल मशीन। किसकी मदद से? आइडियल मशीन की मदद से कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be converted directly and completely into work by using an ideal machine। एक आइडियल मशीन की मदद से जिस एनर्जी को हम कंप्लीटली और डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? किसमें? वर्क में। उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो बता सकते हैं, कोई भी शाफ्ट जो क्या कर रहा हो? रोटेट कर रहा हो, उसके ऊपर कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन। एक और भी इंपॉर्टेंट एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं? फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क। फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क एक ही चीज है। इसे हम P इंटू स्मॉल p या फिर और P बाई रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो एनर्जी और फ्लो वर्क, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हमें इसकी आवश्यकता है। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? फ्लो एनर्जी और फ्लो वर्क। फ्लो एनर्जी को समझने के लिए सबसे अच्छा जो चैप्टर है वो है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के बारे में जानते हैं कुछ? अभी आप फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है अभी, FMSH। संतोष सर कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स में ही चैप्टर है फ्लूइड डायनेमिक्स, और फ्लूइड डायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम। कोई भी यदि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? 3। कौन कौन सी भाई? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड डेटम एनर्जी। ठीक ना? P बाई रो प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस ZZ। P बाई रो को हम क्या कहते हैं? प्रेशर एनर्जी। इसे काइनेटिक एनर्जी और इसे पोटेंशियल या फिर डेटम एनर्जी। बात समझ में आ रही है? V स्क्वायर बाई 2, G कैंसिल हो जाता है,
बात समझ में आ रही है? इट इज बी स्क्वायर बाई पी बाई रो, वी स्क्वायर अपॉन 2 एंड जी जेड। ठीक है, अब ये क्या है भाई? ये जो एनर्जी है इन तीनों को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो उसके पास ये तीन एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड डेटा एनर्जी। इसमें ये जो P बाई रो है ना, ये हमारे काम का है, दैट इज कॉल्ड फ्लो एनर्जी। ठीक ना, और फ्लो, ठीक ना। अब ये फ्लो एनर्जी क्या है? देखिए, फ्लो एनर्जी आता है एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि जो हमारा प्रेशर है वो किस तरह की प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ने पढ़ा कि प्रेशर, हम लोग अक्सर प्रेशर को फोर्स मान लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। प्रेशर है क्या? प्रेशर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब ये प्रेशर किसी फ्लूइड के ऊपर लगे बाय सर्टेन डिस्टेंस, pressure force applied through certain distance on a fluid, then that is called flow energy या फिर flow work। बात समझ में आ रही है? जब हम प्रेशर को, देखिए, एक होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं होता है ना? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो F है ना, दिस F is called pressure into, यानी अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम कहेंगे प्रेशर फोर्स। दिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। बात समझ में आ रही है? और जब ये प्रेशर फोर्स सर्टेन डिस्टेंस से किसी फ्लूइड के ऊपर एक्ट करे, तब ये क्या बन जाता है? प्रेशर एनर्जी। दैट इज, या फिर इसको क्या कहते हैं? फ्लो एनर्जी या फ्लो। बात समझ में आ रही है? इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सर्टेन डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, तब ये क्या बन जाएगा? फ्लो एनर्जी बन जाएगा। कैसे भाई? जरा देखिए, प्रेशर का यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन इनटू प्रेशर। प्रेशर क्या हो गया? न्यूटन पर एरिया का मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का, तो न्यूटन इंटू मीटर, ये किसका यूनिट है? न्यूटन इंटू मीटर को क्या कहते हैं? जूल, एंड जूल इज द एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर है? और ये कौन सी एनर्जी बनी? यानी फ्लो एनर्जी क्या है? फ्लो एनर्जी इज द पार्ट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एनर्जी। ये टोटल एनर्जी किसका? फ्लोइंग फ्लूइड। और उसका एक हिस्सा जो P बाई रो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लो एनर्जी। बिकॉज दिस एनर्जी इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। प्रेशर के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, ये जो स्मॉल v है ना, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम को दर्शाता है। वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी था? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था। और स्मॉल v अगर लिखें, इसको दिखाने के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल V। और अगर स्मॉल v दिखाया, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास। अब इसको पलट के देखिए, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम को क्या कहते हैं? तो यहाँ ये है प्रेशर और ये है स्मॉल v। स्मॉल v का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास। या फिर आप इसको लिख सकते हैं P, और स्मॉल v को आप 1/ρ लिख सकते हैं। इसको पलट दीजिए, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? क्लियर है? तो इस तरीके से लिखते हैं। चलिए आज ये रहने देंगे हम लोग, नेक्स्ट डे इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।